सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। आज हम जूलॉजी में बीएससी थर्ड ईयर में सी सेक्शन में एक चैप्टर है अपना हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, यानी कि जो भी उद्विकासीय धारणाएं थी उनका इतिहास क्या था, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि उद्विकास जो इवोल्यूशन हुआ है उसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। तो हम देखते हैं कि जब सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं या जीव के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत जो समय के साथ दिए गए और वो समय के साथ ही उनमें परिवर्तनशीलता आई, यानी नए नए इक्विपमेंट, नए नए रिसर्च के बाद में उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आने लगा और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार उनकी व्याख्या समय समय पर अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो उद्विकासवेत्ता थे, जो इवोल्यूशनरी के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे, उन्होंने अपने अपने थॉट्स समय के अनुरूप दिए और बताया। कुछ इनमें साइंटिफिक थे, कुछ इनमें कल्पनाओं के आधार पर थे, पर जो भी कल्पनाएं थी वो कल्पनाएं भी अपने आप में इम्पोर्टेंसी रखती हैं, क्योंकि वो कल्पनाएं ही अपना साइंटिफिक रीजन का कारण बनी। क्योंकि जब कल्पनाएं की गई थी तब इतने सारे इक्विपमेंट या रिसर्च या टेक्नोलॉजी नहीं थी और उन्होंने उन समय के अनुरूप अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो हम देखते हैं कि जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं तो समय के अनुरूप क्या हुआ, उनमें कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगा, जटिल स्ट्रक्चर बनने लगी और इस सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की और ऑर्गेनिज्म को जाना या ऑर्गेनिज्म का बनना ही, इस कंटिन्यूअस जो प्रोसेस था उसको ही इवोल्यूशन कहा। यानी कोई भी जीव है वो सरल संरचना बनती है, कॉम्प्लिकेट या उसका जटिल बनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो जीव उनके अनुरूप अपने आप को ढालता चला जाता है और वो यदि उस बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढालेगा तो क्या होगा, उसमें इवोल्यूशन या उद्विकास नहीं होगा और वह अपने आप को समाप्त कर देगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें समय के परिवर्तन के साथ उनमें जटिलता आना ही विकास का कारण बनता है। विकास की अवधारणा के अनुसार हम देखते हैं कि सृष्टि का निर्माण न होकर इसका क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। मतलब सृष्टि कोई मंत्र विद्या से या किसी ऐसा कोई स्विच नहीं था जिसको दबाते ही सृष्टि बन गई हो। सृष्टि न बन के इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो जैवमंडल में कुछ भी स्थायी नहीं है तथा समय के साथ साथ जो प्लांट्स हैं, अपने जो एनिमल्स हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं और जीवों की स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तनों को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। जो भी सजीव में चेंजेज होता है तो उसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। वे चेंजेज जो एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक जो वस्तु होती हैं, जो निर्जीव घटक होते हैं, उनमें संपन्न होता है तो उनको इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं या कॉस्मिक इवोल्यूशन में उनको अपन रखते हैं। अब देखते हैं कि समय के अनुरूप जो अपने इतिहास में देखते हैं इवोल्यूशन का, तो उसमें 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, 4 सिद्धांत पढ़े गए। उनमें पहला था विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। तो यह सृष्टि का सिद्धांत था, उसमें यह बताया कि जब 19वीं सदी के मध्य तक तो इनको विभिन्न धार्मिक विश्वासों के आधार पर सभी जो बायोटिक थे, जो एनिमल्स थे, उनकी रचना का निर्माण किसी न किसी, ऐसा माना जाता है कि कोई दैवीय शक्ति थी जिसके आधार पर इनका हुआ। पर स्पेन निवासी जो पारसी फादर थे सूरेज, उसने बताया कि परमात्मा के द्वारा सभी जो सृष्टि का, समस्त जो सृष्टि का निर्माण केवल और केवल 6 दिन में हुआ है।
इसी प्रकार अनेकों अन्य धार्मिक विचारकों ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार विशिष्ट सृष्टि रचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस विशिष्ट संरचना, जो सृष्टि संरचना थी, उसमें यह बताया गया कि कोई भी दैवीय शक्ति थी, उसने इनका फॉर्मेशन किया है और वो केवल 6 दिन में ही पूरी सृष्टि का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें देव शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया। यूनानी दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। तो यूनानी दार्शनिकों ने क्या किया, उद्विकास अर्थात सरल जीव से सटिल जीव के विकास का विचार कोई नया नहीं था। पुराने जो यूनानी थे, उन्होंने जो उनके कई उद्विकास वेदता थे, उनमें थैलस था, एनाक्सीमेनस था, एपिक्यूरस था, ल्यूक्रिटियस था। इन्होंने यह मत दिया कि सभी जीवित वस्तुएं संभवतः साधारण जीवों से विकसित हुई है। साधारण यानी सिंपल। इन्हीं प्राचीन व्यक्तियों में से दो ने इस जो सिद्धांत था उसको विकसित किया। सबसे पहले जो एम्पेडोक्लिस था, उसने माना कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो साथ साथ उत्पन्न नहीं हुए, यानी ये साथ साथ नहीं बने हैं। जो प्लांट्स थे उनका जो उत्पत्ति हुआ वो सबसे पहले हुआ और उसके बाद में जो प्राणी जीवन है वो शायद बाद में प्रारंभ होगा, ऐसा इनका मानना था, जो पॉसिबिलिटी के आधार पर था। और उन्होंने यह भी बताया कि सर्वाइवल और फेफेटेट से मिलता जुलता ही इनका सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने प्रकृति में एक कंप्लीट सीक्वेंस या ग्रेडियंट्स के में विश्वास किया और बताया कि जीवों में अपूर्णता से पूर्णता की ओर एक क्रमिक परिवर्तन हुआ है। यानी कि कोई भी जीव में जो इवोल्यूशन हुआ है वो इनकम्प्लीट से कंप्लीट की ओर हुआ है। और इसमें ही जो यह विचार था उसमें देखा गया कि मानव का जो विकास था वो एकदम एपेक्स पर था, पीक पॉइंट पर था, उच्चतम बिंदु पर अवस्थित है। तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि कोई भी जीव सरल से जटिल की ओर बना है। पहले इन्होंने बताया, पॉसिबिलिटी जाहिर की कि सबसे पहले प्लांट्स का उद्भव हुआ, उसके बाद में प्राणियों का उद्भव हुआ। तो इसी सीरीज में अपन देखते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो ग्रेडेंस के हिसाब से हुआ है, श्रेणी के हिसाब से हुआ है, यानी लोअर से अपर की ओर हुआ है। तो मध्यकाल में भी हम ये मानते थे कि जो इन प्राणियों का जो क्रिएशन हुआ है वो किसी कोई ऐसा क्रिएटर्स था जो अज्ञात था, और इन्होंने अपना जो विचार दिया वह लीनियस जैसे अनुसंधानकर्ता भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। और लीनियस ने इसमें जो क्रिएशंस के बारे में जो माना कि एक समय तक एक जीनस की सभी जातियां एक ही रूप में थी और उनकी संख्या क्रिएशन के बाद अन्य स्पीसीज से हाइब्रिड के द्वारा बढ़ी और इस प्रकार से हाइब्रिड उत्पन्न हुए। प्रारंभिक समय में रचित जो जातियां थी, अलग अलग जातियां उत्पन्न हो गई आगे चलकर ये, और कुछ जो एनिमल्स थे उनका डिजनरेट हो गए, डिजनरेशन हो गया। इस प्रकार जो वातावरण व जलवायु के प्रभाव से उनके पुराने गुण लुप्त हो गए। क्या था जी, इसमें यही बताया इन्होंने कि जितनी सारी जो स्पीसीज बनी वो स्पीसीज एक दूसरे की जो जातियों में हाइब्रिड हुआ और एक नई स्पीसीज बनी, और इस तरह से ये आगे चलता गया। और इसमें कुछ जातियों का विनाश भी हुआ, डिजनरेशन भी हुआ, और डिजनरेट होने के बाद में जो उनके अपने वातावरण व जलवायु के प्रभाव के अनुरूप अपने आप को नहीं बना पाए और वो ख़त्म हो गई। जो
मध्यकालीन सिद्धांत था तीसरा, उसमें बताया गया कि उद्विकास के सिद्धांतों में जो प्रारंभिक योगदान जो दार्शनिकों का था, फिलोसफरों के द्वारा दिया गया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं थे, या जूलॉजिस्ट या बोटनिस्ट उसमें नहीं शामिल किए गए, नहीं वो जीववेत्ता थे। उन्हें फ्रांसिस बेकन ने एनिमल की विभिन्नताओं तथा नई जो स्पीसीज थे उसके फॉर्मेशन में विभिन्नताओं के प्रभाव की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया, अट्रैक्ट किया उन्होंने। और उनके अनुसार जो डीजनरेटिव प्रोसेस के कारण पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज डेवलप होती है, उन्होंने प्रकृति में संक्रामी जीवों ट्रांसमिनल जो एनिमल्स होते हैं, ट्रांसमिनल्स, उनकी उपस्थिति भी बताई और कहा कि विकास में इन प्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें क्या साहब कि अब धीरे धीरे जहाँ जो ये सिद्धांत शुरू हुए वो फिलोसफरों से शुरू हुए और अब साइंटिस्टों की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने क्या हो रहा है, यानी वैज्ञानिक तरीके शामिल हो गए। और वैज्ञानिक तरीकों में इनमें आ गया जो जैसे हाइब्रिड वर्ड आया, इनमें ट्रांसमिनल्स एनिमल्स आए, तो इन्होंने बताया कि और एक वेरिएशंस आया, डिजनरेटिव प्रोसेस आया। तो ये बताते हैं कि हम कहाँ दार्शनिक से साइंटिस्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उन्होंने जो लिबनिज ने माना कि जो एनिमल्स होते हैं उनके सभी विभिन्न वर्ग अंतर्वर्ती रूपों द्वारा जुड़े होते हैं, यानी आपस में कोई न कोई ऐसा इंटर रिलेशनशिप होती है, उसके द्वारा वो आपस में कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। तो बोनेट ने बताया कि जो मैच्योर जीवधारी होते हैं वो एग में होता है और खोल, उसका एग का खोल हट जाने से वह बाहर आ जाता है। जो ओवम में जो मैच्योर एनिमल का पूर्व निर्मित लघु रूप है, इन्होंने बताया कि एक मिनिएचर होता है, जो भी एनिमल होता है उसका एक मिनिएचर उस एग के अंदर पहले से ही मौजूद होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद यह जो मिनिएचर होता है वो डेवलप होकर मैच्योर का रूप ले लेता है। तो इस जो सिद्धांत था उसको कहा थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशंस। तो इन्होंने ये बताया था कि जो भी वयस्क या मैच्योर एनिमल्स होता उसका एक छोटा रूप उस अंडे में समाहित होता है, उस अंडाणु में समाहित होता है, और जब उसका खोल या कवच हट जाता है तो वह मैच्योर एनिमल उसके अंदर से बाहर आकर डेवलप होता रहता है। और वह जो क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद वह लघु रूप क्या होता है, जो मिनिएचर होता है वो डेवलप होकर प्रौढ़ रूप ले लेता है, मैच्योर बन जाता है। इस तो थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशंस का सिद्धांत था, इसमें ये बताया कि पहले से ही फॉर्मेशन हो रखा होता है। ओकेन के मतानुसार सभी जीवित वस्तुएं एक स्लाइम से बनी होती हैं। कैंट ने बताया कि जो उच्चतम जीव अति साधारण जीव से विकसित हुए हैं, यानी वही बात करते हैं इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन अपन ने शुरू में दी थी, उसमें जो बताया था कि सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की और जो प्रोसेस गया और जो ग्रेडियंट्स था, श्रेणीवार था, कंटिन्यूअस प्रोसेस में था, तो वो सारा का सारा क्या था, इवोल्यूशन है। अब इसमें मापर्ट्यूस जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि म्यूटेशन, सलेक्शंस और जियोलॉजिकल आइसोलेशन पर आधारित विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की, परंतु वह उनके प्रमाण नहीं दे पाए। और तो जो मापर्ट्यूस थे उन्होंने बहुत अच्छे अपनी व्याख्या दी और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो विकासवाद के सिद्धांत हैं उसमें म्यूटेशंस या सलेक्शन या जियोलॉजिकल आइसोलेशन पर ही डिपेंडेंट है और उन्हीं से नए जीवों का बनता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने
3 सिद्धांत दिए और चौथा सिद्धांत अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होता है ये विकास की अवधारणाओं को बताता है।